अस्सलाम वालेकुम, I'm जुनैद आशिक। आज मैं व्लॉग शूट करने लगा तो आपको पता है डिफरेंट टॉपिक्स पे व्लॉग शूट करता रहता हूँ। तो आज व्लॉग का टॉपिक मेरा डिफरेंट था, लेकिन मेरा दिल किया कि जो कि कल एक हादसा पेश आया, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है। और मैंने भी कल न्यूज़ सुनी, आज सुबह उठ के भी न्यूज़ वगैरह सुन रहा था, तो उसका मैं हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली ये हुआ कैसे और कौन सी एयरलाइन थी, और इसका स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊँ, ये एयर इंडिया, जो कि इसकी पहले हिस्ट्री आपको बताता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको हम मूव ऑन करेंगे। एयर इंडिया के बारे में बताता जाऊँ, ये 1932 में इसका फर्स्ट जो पहला नाम था ना, इसने टाटा ग्रुप्स एयरलाइंस के नाम से रखा गया था। इसकी बुनियाद भी टाटा ग्रुप्स ने रखी थी, तो इसकी वजह से टाटा एयरलाइंस का इसका नाम था। इसकी बुनियाद जो थी, जो जिसको एविएशन के बानी माने जाते हैं, वो थी JRD टाटा। 1932 में पहली परवाज़ ये करती है, कराची से मुंबई तक इसकी फ़र्स्ट परवाज़ जाती है, और जो कि डाक वगैरह या कुछ साजो सामान लेके जाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपको पता आज़ादी के डेज़ आ जाते हैं, उसमें 1946-47 में आपको पता कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हो, इसको एयर इंडिया का नाम दे दिया गया। उसके बाद 1953 में इसको कौमी एयरलाइंस का भी समझ लें कि शरफ हासिल हुआ। इसमें काफ़ी इसमें चेंजिंग्स आती रही डे बाय डे। तो 90 से 2000 की दहाई में इसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन मुश्किलात में आपको पता 1985 में एक इसके साथ हादसा पेश आया था। उसके बाद कोझिकोड, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मुसाफिर जो कि हादसात का शिकार हुए थे। तो ये एक लंबी परवाज़ों के लिए एयरलाइन जानी जाती है, क्योंकि ये इसका जो डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है, इसके अंदर जो पोजीशनिंग है, इसका सबसे बड़ा जो सिनेरियो इसका ये है कि ये महाराजा टाइप का डिज़ाइन किया गया। टाटा एयरलाइंस ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया था। जब ये एयरलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आई, तो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म का इसको डिज़ाइन नहीं किया जितना टाटा एयरलाइंस, क्योंकि जैसे 1946 में आज़ादी के बाद ये एयर इंडिया के पास चली गई, कौमी एयरलाइंस का इंतखाब मिला इसको। उसके बाद 2021 में फिर टाटा ग्रुप को ये एयरलाइन सौंप दी गई। तो 69 साल बाद जैसी टाटा को अपनी समझ लें कि पुरानी एयरलाइन वापस मिली, तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसको डिज़ाइन किया। इसमें 120 प्लस तैयारे थे, इसमें बोइंग 787, बोइंग 777, इसके बाद एयरबस A350, इसमें 10,000 के करीब इसमें मुलाजमीन है। 40 से ज़्यादा ममालिक में जाती है, इसके बाद 100 से ज़्यादा शहरों में जाती है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि इसको मॉडर्नाइजेशन की तरह इसको डिज़ाइन किया था। लेकिन जब किसी भी जहाज़ को हादसा होना होता है, तो पता नहीं चलता कभी भी किसी भी टाइम इंसान को, क्योंकि इंसान की जो लाइफ होती है, एक इंसान की लाइफ को अंदाज़ा लगाया जाए, वो समझ लें कि अनप्रडिक्टेबल होती है, किसी भी टाइम ये ख़त्म हो सकते हैं। तो ये एक इंसान की बनाई हुई मशीन है, ये भी कभी भी किसी भी टाइम हादसा पेश आ सकता है। तो टाटा एयरलाइंस से इतना जदीद तर्ज से डिज़ाइन किया है। इसका अंदर का इन्वायरमेंट, ये हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से जो एयर इंडिया, इसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि महाराजा टच दिया गया है इसको। महाराजा मीन इसमें महाराजा किस्म के खाने होते हैं, स्वीट्स होती है, और इनका जितना भी जदीद तर्ज के खाने हैं उसमें एयरलाइंस में दिए जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक मशीनी निज़ाम है, इसको इंसान ने बनाया। एक इंसान के साथ किसी भी टाइम पे हादसा पेश आ सकता है, इसकी लाइफ खत्म हो सकती है, ये तो फिर इंसान की बनाई हुई मशीन है। एयरलाइन के बारे में बताता जो इसको जो कमांड करते समीत का, मैं अगर आपको फ्लाइंग आवर्स बताऊँ, 8200 फ्लाइंग आवर्स बनता है उनका, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके बाद मैं जो इसके को पायलट थे उसके बारे में बताता जाऊँ। को पायलट का जो एक्सपीरियंस था वो 1200 आवर्स था, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसेबल पायलट थे। तो जैसे ही आपका जहाज़ एयर इंडिया अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है, अभी 625 फीट की बुलंदी पे गया, तो इनको समझ लें कि इनको पता चल गया कि हमारा जहाज़ अनबैलेंस हो गया और इसने टकराना ही टकराना, या नीचे गिरेगा या कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसी टाइम जो इनका को पायलट था, उसने मैडे की आवाज़ लगाई कि कुछ एयर कंट्रोल से कुछ ना कुछ उनको सिग्नल मसूल हो, लेकिन कोई सिग्नल मसूल हुए। इस वजह से 625 फीट की बुलंदी के फौरन बाद ये जहाज़ बीजे, वहाँ का मेडिकल कॉलेज था आई थिंक सो, वहाँ पे जाके टकराया, और इसमें जो 230 के करीब यहाँ पे मेंबर्स थे, और उसके बाद 12 क्रू मेंबर्स थे, टोटल 242 के करीब बन गए थे। 242 में से 1% बचा, जिसने समझ ले कि इमरजेंसी जेक्ट होता है, जो उसको इजेक्ट किया और बाहर निकल गया। उसको खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, कि मायराइकल हुआ है, कि वी कांट बिलीव दैट कि वो कैसे बच गया। 241
वहाँ पे हादसा का शिकार होने वाले पर्सन सभी हलाक हो गए, लेकिन 1% बच गया। उसका इंटरव्यू बाद में किया गया, उसने सारी डिटेल्स बताई। कहता कि मुझे जैसे ही होश आई तो मैंने देखा कि मैं इर्द गिर्द लाशों का ढेर था, मुझे कुछ नजर आया तो मैं वहां पे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी वो सेंसिस में मौजूद था। जैसे उसका सेंसिस काम किया उसने भागना शुरू किया और वो सेफ हो गया। मैं आपको बताता जाऊं, ये फर्स्ट डेंजरस हादसा है जो बोइंग के साथ पेश आया है, क्योंकि इसको फ्यूचर ऑफ फ्लाइंग कहा जाता है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हम फजा में महफूज है? आपको मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी कि इंसान का खुद का पता नहीं है कि कब इसकी जिंदगी खत्म हो जाए। तो ये तो इंसानी बनाई हुई मशीन है, इसका क्या पता चलना है कि कब इसके अंदर कोई फॉल्ट आ सकता है, कब ये समझ लें कि बड़े से बड़ा हादसा इसमें पेश आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जो बीजे जो मेडिकल इनका कॉलेज था, वहां पे अगर ये गिरा है तो वहां पे भी 100 के करीब हलाकत हो चुकी होंगी, क्योंकि पहले मैं रिपोर्ट्स देख रहा था वहां 35 के करीब हलाकत थी, लेकिन अभी क्योंकि 60 के करीब इनके जख्मी थे। और अब की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब हलाकतों की तादाद जो कि 50+ हो गई है, तो कुल तादाद मिला के ये 350 के करीब पहुंच जानी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस बिल्डिंग में गिरी है वहां पे भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद है, फ्यूचर स्टूडेंट्स मौजूद है, जिनके ऊपर ये आके गिरा, जिस बिल्डिंग पे आके गिरा। तो इनका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया इस जहाज का। अब तहकीकाती कमेटी इनकी लगी हुई है, DGC है, इनकी AIB है, इसके बाद बोइंग की है। इसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बताता जाऊं, जैसी तहकीकाती कमेटी ने इसका ब्लैक बॉक्स ओपन किया, इसमें काफी ज्यादा चीजें आ रही हैं सामने, लेकिन जैसे आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें टाटा ग्रुप की तरफ से ऐलान किया गया कि जितने भी इनके लोहाईकीन है उनको 12 करोड़ रुपया पर पर्सन देने का ऐलान किया। तो पैसों से जानी वो रिकवरी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये एक हौसला अफजाइश के लिए होता है। तो यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक आईना है, क्योंकि इंसानों की बनाई हुई मशीनें हैं और इंसान इन मशीनों पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर चुका है। ये एक ज़रूरत भी बन चुकी है वक्त के साथ साथ। पहले लोग डरते होते थे, लेकिन अभी वक्त के साथ साथ ये ज़रूरत बन गई है बहुत। अगर मैं एग्जांपल लूँगा, जैसे मैं लाहौर से कराची का सफ़र डोमेस्टिक करता हूँ, एयरलाइन में करता हूँ, तो मैं 1 घंटे सवा घंटे में वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, क्योंकि एक सहूलत है। अगर मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ तो मुझे 16 से 17 घंटे लग जाते हैं, तो ये एक ज़रूरत भी है। तो अब यही मेरा सवाल पैदा होता है कि अब इस ज़रूरत तो हमारी बन गई है, लेकिन आने वाले वक्तों में हम इसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नई टेक्नोलॉजी क्या आ सकती है? क्या नई से नई चीजें इजाद हो सकती है? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मौजूद है। वक्त के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की आएगी, सारी चीजें एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो फिर ये सारी चीजें सेफली हम इसको मैनेज कर लेंगे।